So guys, in the last lecture, I have completed your prokaryotic cell वाला part. Okay, हमने prokaryotic cell मतलब typical bacterial cell का diagram भी देखा. एक typical bacterial cell का diagram के साथ में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को डिस्कस भी किया कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सी चीजें होती हैं, यूकैरियोटिक सेल में कौन सी चीजें होती है, इसका भी डिस्टिंग्विश बिटवीन में हमने देखा हुआ था. बट हाल फिलहाल we have completed prokaryotic cell and now we are going to start with something called as eukaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल का कहानी खत्म हो चुकी है. यूकैरियोटिक सेल आज के लेक्चर से हम लोग शुरू करने वाले हैं, वो एंड तक चलेगा. पूरा जो मेजर पार्ट हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो यूकैरियोटिक सेल के बारे में है, उसके सेल ऑर्गेनल्स के बारे में होने वाला है. इज दैट क्लियर? से यो इन द चैट बॉक्स. गिव मी योर एनर्जीज. कम ऑन, से यो. Very good. Very good. So, as I have discussed in the last lecture, मैंने already आप लोगों को बोला था कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस बिल्कुल भी नहीं होता है, सेल ऑर्गेनल्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं. सेल ऑर्गेनल्स माने क्या? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बचपन में आपके लोअर स्टैंडर्ड्स में, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन गोल्जी अपैरेटस या फिर जिसको गोल्जी बॉडी भी बोलते थे. ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों ने कहीं पे भी प्रोकैरियोटिक सेल में सुनी नहीं. आपने बैक्टीरियल सेल में ये सब चीजें सुनी नहीं. क्यों नहीं सुनी? बिकॉज होती ही नहीं है, तो क्या सुनोगे? यस. सो ये सारी की सारी चीजें जो है हम लोगों को यूकैरियोटिक सेल में दिखने वाली है. ओके, यूकैरियोटिक सेल में ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूं वो दिखने वाली हैं और उसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन हम लोग थोड़ी थोड़ी देर में देखने वाले हैं. फाइन. तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि यूकैरियोटिक सेल के पास में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होना चाहिए. राइट इट डाउन. What is the characteristic feature of eukaryotic cell? A eukaryotic cell must have a well defined nucleus. मैंने कहा well defined nucleus मतलब क्या है? well defined nucleus का मतलब होता है कि एक न्यूक्लियस की अपनी खुद की बाउंड्री होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे गांव में घर बांधा हुआ है और मेरे घर के आजू बाजू में कोई कंपाउंड ही नहीं है. फाइन, मेरे घर के आजू बाजू में कोई ऐसी दीवार का बना हुआ कंपाउंड ही नहीं है, तो क्या मुझे पता चलेगा क्या कि मेरी जो हद है या फिर मेरा जो एरिया है वो कहां तक है और कहां तक नहीं है? क्या मुझे पता चलेगा? Absolutely not. If at all I want to know my area, और if at all मैं नया नया गया हूँ मेरे गांव के घर में और मेरे पूर्वजों ने वो बांधा हुआ है और मुझे पता ही नहीं कि मेरा एरिया कहाँ तक है, तो मुझे वो देखने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा? ओके, आई हैव द बाउंड्री और नॉट. इफ आई डोंट हैव अ बाउंड्री तो मेरा एरिया कहाँ तक डीलिमिट हो रहा है, कहाँ तक है, ये समझ में नहीं आता है. उसी तरीके से न्यूक्लियस भी कहाँ तक है ये समझने के लिए न्यूक्लियस की बाउंड्री देखो. न्यूक्लियस का जो बाउंड्री है, ये देखो, ये न्यूक्लियस की बाउंड्री है. दिस इज द न्यूक्लियस बाउंड्री. और ये न्यूक्लियस की जो बाउंड्री है इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जैसे सेल की जो बाउंड्री होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. वैसे ही न्यूक्लियस की बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सिंपल. चुन्नू मुन्नूस, इज दैट सिंपल? न्यूक्लियस की बाउंड्री को, न्यूक्लियस की एरिया को, मतलब जहां पे वो खत्म हो जाता है न्यूक्लियस का एरिया, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. उधर जो बाउंड्री है, उधर जो 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 क्या बोलते हैं, कंपाउंड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. द वॉल ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. वैसे ही जो तुम्हारी सेल की जो दीवारें हैं, जो इनिशियल दीवारें हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर उनको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन. तो एक सेल के पास में अपना खुद का न्यूक्लियस होना चाहिए जो कि यूकैरियोटिक सेल है, अपना खुद का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना चाहिए, उसके पास में सेल के अंदर, सेल के बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन भी होनी चाहिए. नेक्स्ट, आप लोगों को एक चीज आपने बचपन में ड्रॉ की होगी, जब आपने कभी भी सेल को ड्रॉ किया था. न्यूक्लियस जब आप ड्रॉ करते हो, यस, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ हियर अ टिपिकल सेल. देखो, अगर मैं यहाँ पे एक सेल बना रहा हूं ऐसे, तो सेल के अंदर में ऐसा एक गोल न्यूक्लियस बनाऊंगा. तो इस गोल न्यूक्लियस के अंदर कभी आपने ऐसा कभी डॉट बनाया, डार्क सर्कल वाला डॉट? हैव यू एवर ड्रॉन दिस डॉट? और आपको पता ही नहीं कि आप कर क्या रहे हो.
बनाया हुआ है, सबने बनाया हुआ है, यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं ना मेरे बच्चे, सबने बनाया हुआ है कि न्यूक्लियस ड्रॉ किया है, बट न्यूक्लियस के अंदर काला सा डॉट, एक काला सा डार्क कलर का एक डॉट बनाते हैं हम लोग, ऐसे टीचर बोलती है उसको और डार्क करो, और डार्क करो। व्हाट इज दैट और डार्क करने वाला डॉट? व्हाट इज दैट डॉट? दैट डॉट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। दैट डॉट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। देखो यहाँ पे लेबल है, न्यूक्लियोलस। यस, न्यूक्लियोलस। समझ में आया? So this dot is called as nucleolus, and ये dot में होता क्या है, न्यूक्लियोलस बनाता क्या है, ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट इतना याद रखो अभी के अभी कि न्यूक्लियस के अंदर एक डॉट जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस ये तो तुम्हारे सेल के अंदर है, बट अब ये क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन, what is this chromatin? Let's understand this chromatin. क्या आपने कभी सेल बनाने के बाद में उसमें ऐसे नूडल्स जैसा कुछ बनाया है? ऐसे ऐसा 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 कुछ बना है? डेफिनेटली बनाया है। ये नूडल्स है क्या? ये तुम्हारे चाइनीज का कुछ ये पदार्थ है क्या कि हाका नूडल्स है? यस, ऐसा कुछ है? नहीं। व्हाट इज दिस? दिस इज क्रोमैटिन। दिस इज क्रोमैटिन। दिस इज क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स में क्या डिफरेंस है बच्चों लोग? क्रोमैटिन जो है वो बहुत ही डीकंडेंस्ड क्रोमोसोम्स है, डीकंडेंस्ड। ठीक है, मतलब क्रोमोसोम को अगर मैं ऐसे खोल खोल के रख दूं ना तो वो हो जाएगा क्रोमैटिन। मतलब तुम लोगों ने कभी आपकी मदर्स को क्या बोलते हैं, सिलाई करते हुए देखा है? सिलाई करते हुए कभी आपने देखा है? तो जब वो सिलाई करती है तो उसके पास में धागे का एक बंडल होता है, देखा है आपने? उसको हम लोग रील बोलते हैं। इंस्टाग्राम वाली रील की बात नहीं कर रहा हूं मैं जो धागा लपेटा जाता है दैट इज रील, वो रील की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो धागे को देखा मम्मी ने कैसे एकदम ऐसे अच्छे से वेरी नाइसली लपेटा हुआ होता है उस रील के ऊपर, या मार्केट से भी वो जब आता है तो बहुत नाइसली वो लपेटा रहता है वो रील के ऊपर। यस, सो विच मीन्स व्हाट कि वो जो धागा है ना, रील वाला जो धागा है ना, वो तुम्हारा क्रोमोसोम कंसिडर करो, बिकॉज वो कैसा है, वो एकदम कंप्रेस्ड है, वो एकदम कंडेंस्ड है। बट अगर मैं उस धागे को उस रील के ऊपर से एकदम निकाल दूं, एकदम खींच खींच के सारा धागा निकाल दूं, तो वो धागा कैसे दिखाई देगा? ऐसे जैसे लगेगा ना कि नूडल्स हम लोगों ने छोड़ दिए वहां पे। यस, यस और नो? तो मतलब क्या है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कंडेंस्ड वर्जन है। ठीक है, कंडेंस्ड है वो, और क्रोमैटिन भी क्रोमोसोम ही है, बट वो क्रोमैटिन क्या कहलाएगा? वो डीकंडेंस्ड है। डीकंडेंस्ड मतलब क्या? उसको खोल के रखा हुआ है हम लोगों ने, फैला के रखा हुआ है एकदम एकदम से। समझ में आया? सो मेरे बच्चे कंफ्यूज मत होना, क्रोमोसोम मतलब कंडेंस्ड है और क्रोमैटिन मतलब डीकंडेंस्ड है। दोनों भी सेम ही स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर डीएनए ही होने वाला है, नो डाउट इन इट, बट क्रोमोसोम्स आर मोर कंडेंस्ड देन क्रोमैटिन। डन? आई होप सो सबको समझ में आया है। सर फाइन, प्लीज वन टाइम रिपीट कीजिए ना। जरूर जरूर, क्यों नहीं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिन में डिफरेंस क्या है। क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिन में ये डिफरेंस है कि क्रोमोसोम्स जो है वो बहुत ही कंडेंस्ड है। कंडेंस्ड का मतलब समझते हो? एकदम ऐसे क्या बोलते हैं, कंप्रेस होके बनाए गए हैं। मतलब अगर मैं धागे को उठाता हूं और धागे को एकदम टाइटली किसी चीज के ऊपर लपेटते रहता हूं, लपेटते रहता हूं, तो वो कंप्रेस हो जाएगा ना, एक जगह पे एक साथ जमा हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम। बट अगर मैं उस धागे को एकदम बोलते हैं ना एकदम खुला छोड़ दूंगा, उस चीज में से एकदम निकाल दूंगा, जो रील है उसमें से एकदम निकाल दूंगा और एकदम ऐसे फैला के रख दूंगा, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन। मतलब क्रोमैटिन क्या है? नॉन कंडेंस्ड फॉर्म। व्हाट इज क्रोमोसोम? इट इज द कंडेंस्ड फॉर्म। समझ में आया सबको? ड्रॉप सम हार्ट्स इन द चैट बॉक्स, कम ऑन एवरीवन, ड्रॉप सम हार्ट्स। वेरी गुड। नेक्स्ट हमको पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन, आपने एक चीज बचपन से पढ़ी होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पढ़ा है? पढ़ा ही होगा ये तो चीज, मतलब ये तो रटी हुई चीज है लिटरली। मतलब तो गया खड्डे में,
बट माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये पढ़ के हम बूढ़े होने आ गए, है ना। सो व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? इसका मतलब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल का ऑर्गेनल है, मतलब एक ऐसा सेल का छोटा सा अंदर स्ट्रक्चर है जो उसके लिए एनर्जी बनाता है। ठीक है, जो उसके लिए एनर्जी बनाता है। अब एनर्जी का नाम क्या है बच्चों लोग? एनर्जी का नाम है एटीपी। सब कुछ कैपिटल में, ए कैपिटल टी कैपिटल पी, कैपिटल ए कैपिटल टी कैपिटल पी, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या फुल फॉर्म एटीपी का? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जब भी कभी बच्चों लोग हम लोग चीजें कैपिटल्स में लिखते हैं ना, तो उसका मतलब वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, उसका कुछ ना कुछ फुल फॉर्म होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सीआईडी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, यस और नो। डीआईडी, डांस इंडिया डांस, सब कुछ कैपिटल में है। क्यों? बिकॉज वो छोटे छोटे चीजें जो है वो हर एक लेटर का अपना अपना एक मतलब होता है। वैसे ही अगर मैं बोलता हूं कि तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या बना रहा है? एटीपी, तो एटीपी मैंने कैपिटल में लिखा हुआ है। एटीपी का मतलब क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इज दैट क्लियर? सो ये माइटोकॉन्ड्रिया तुम्हारा एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनाते जाएगा। एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनाते जाएगा मतलब एग्जैक्टली क्या बनाएगा वो? एनर्जी पैकेट मॉलिक्यूल्स। हमारे जो सेल है उसको एनर्जी तो लगेगी ना, कुछ ना, इतने सारे काम कर रहा है हमारा बेचारा सेल, तो उसको एनर्जी की तो जरूरत लगेगी। और वो एनर्जी हमारे बॉडी में, हमारे सेल में कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और इसी रीजन के वजह से उसको क्या नाम दे दिया है? पावर हाउस ऑफ द सेल। जैसे हमारे घर के आसपास नहीं इलेक्ट्रिक पावर हाउसेस होते हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी आती है, यस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, वैसे ही हमारे सेल के अंदर उसका पावर हाउस है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, जो एनर्जी बनाएगा। डन 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 डन, सबको समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू वैक्यूल। ठीक है, ये नाम भी बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने, वैक्यूल। ठीक है, अब ये जो वैक्यूल है, ये आप लोग जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पे दो प्रकार के सेल्स दिए हुए हैं, दो प्रकार के सेल। जो लाल वाला सेल आपको दिखाई दे रहा है, लाल वाला जो राइट हैंड साइड में है, दैट इज कॉल्ड एज एनिमल सेल। और जो हरा वाला सेल दिख रहा है आपको, जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्लांट सेल। मतलब ये वाला जो सेल है, ये वाला, दिस इज एनिमल सेल एंड दिस सेल इज कॉल्ड एज प्लांट सेल। अब आप लोग जरा गौर से देखिए, एक प्लांट सेल को देखिए और एक एनिमल सेल को देखिए। आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि जो तुम्हारा प्लांट सेल है उसका वैक्यूल की साइज देखो। ऐसा लग रहा है कि किसी क्या बोल सकते हैं, किसी के घर के बाहर का स्विमिंग पूल है, इतना बड़ा, इतना बड़ा तो वैक्यूल ही वैक्यूल है। ये देखो, ये हो गया तुम्हारा एनिमल सेल का वैक्यूल। कैन यू सी द साइज? इतना डिफरेंस है एक एनिमल सेल के वैक्यूल में और एक प्लांट सेल के वैक्यूल में। प्लांट सेल का जो वैक्यूल है वो बहुत बड़ा होता है, एनिमल सेल का जो वैक्यूल है वो चिला पिला सा, नना मुना सा होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? प्लांट सेल को फूड को स्टोर करना पड़ता है, उसके पास में जो फूड बनता है ना फोटोसिंथेसिस से, सो उसको स्टोर करने के लिए उसके पास में वैक्यूल्स होना चाहिए। एनिमल सेल को ऐसे कुछ खास जरूरत नहीं है, इसलिए एनिमल सेल का जो वैक्यूल है वो छोटा सा चिल्ला पिल्ला सा होता है। समझ में आया? सो प्लांट सेल वैक्यूल इज वेरी बिग, एनिमल सेल वैक्यूल इज वेरी स्मॉल। सो ये दोनों सेल्स जो है ये यूकैरियोटिक सेल के ही एग्जांपल्स है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये दोनों के दोनों एग्जांपल्स है तुम्हारे यूकैरियोटिक सेल के। बट जो प्लांट का सेल है वो बहुत ही बड़ा वाला वैक्यूल पजेस करता है और एनिमल सेल इज हैविंग अ स्मॉलर वैक्यूल। Does we humans have vacuole? Definitely बेटा, because we are animals. So हम लोग animals हैं, हमारा भी animal cell है, तो animal cell के अंदर vacuoles होंगे। But vacuoles present in any animal, चाहे वो रहे शेर, चीता, lion, tiger, giraffe, orangutan, chimpanzee, human beings, कोई भी रहे, उनका जो vacuoles है वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और कुछ तीन चार vacuoles तुम्हारे पूरे सेल में होंगे। समझ में आया? एक सेल के अंदर तीन चार वैक्यूल्स या फिर कम नंबर होंगे वैक्यूल्स के, और एकदम छोटे छोटे वैक्यूल्स होंगे। ये डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल का। ठीक है, अगर मैं आप सभी लोगों को मेरे लैब में लेकर जाता हूँ, मेरा लैब तो है नहीं बट इमेजिन करो कि मेरा लैब है और मैं मेरी लैब में आपको लेके जाता हूँ,
और इमेजिन करो कि मैं आपको माइक्रोस्कोप के 2 माइक्रोस्कोप्स रखा हूँ। एक माइक्रोस्कोप के नीचे मैंने प्लांट सेल को रखा हुआ है, एक माइक्रोस्कोप के नीचे मैंने एनिमल सेल को रखा हुआ है। और मैंने वहां पे लेबलिंग्स नहीं की है कि बच्चे लोग ये लेफ्ट साइड का माइक्रोस्कोप में प्लांट सेल है और राइट साइड के माइक्रोस्कोप में एनिमल सेल है। तो आप लोग मुझे कैसे बता सकते हो कि तुम्हारा प्लांट सेल कौन सा है और एनिमल सेल कौन सा है? कैसे बताओगे? आप अपना लॉजिक लगाइए और बताइए। माइक्रोस्कोप के अंडर आपको देखना है और आपको मुझे बताना है कि सर ये प्लांट सेल है, सर ये एनिमल सेल है। कैसे बताओगे? करेक्टो, जलेटो दो विलेटो, वेरी गुड किसन। मतलब क्या है कि अगर आप वैक्यूल की साइज को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ओके दिस इज द प्लांट सेल एंड दिस इज द एनिमल सेल। अगर आप बड़ा सा वैक्यूल लिखोगे और एक छोटा सा वैक्यूल लिखोगे और दोनों को कंपेयर कर दोगे ना, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ओके दिस इज द प्लांट सेल, दिस इज द एनिमल सेल। अब मैं आपके पास में एक और एक कंडीशन लेकर आता हूं। मान के चलो, मान के चलो मैंने आपको वैक्यूल्स के साइज के ऊपर आपने देखा और पता किया कि ओके दिस इज प्लांट सेल एंड दिस इज एनिमल सेल। बट मान के चलो मैं दो स्लाइड्स रखता ही नहीं हूँ माइक्रोस्कोप। मैं एक ही स्लाइड रखता हूँ, एक ही माइक्रोस्कोप रखता हूँ, और मैं उसके अंडर अगर आप लोगों को दिखाता हूँ और मैं पूछता हूँ, सिर्फ एक ही स्लाइड को देखना है, एक ही माइक्रोस्कोप को देखना है, और आपको मैं पूछ रहा हूँ कि बच्चों लोग अब मुझे बताओ कि ये वैक्यूल वैक्यूल का साइज तुम लोग को कंपेयर करने के लिए मिलेगा नहीं। तो अब मुझे बताओ कि ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है। अब कैसे बताओगे? सेल वॉल देख के? ओके बेटा, सेल वॉल आपको समझ में नहीं आएगा। सेल वॉल देखकर ना आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा प्लांट सेल का। बिकॉज ऐसे ही लगेगा कि ये सेल वॉल और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो सेम सेम दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर। बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। कैसे दिखते बताओगे? वेरी गुड। कौन था? वेदांती। वेदांती ने आंसर किया हुआ है क्लोरोप्लास्ट। ओके, और एक रीजन बता दो, और एक रीजन बता दो। कम ऑन, व्हाट इज वन मोर रीजन? क्लोरोप्लास्ट तो है ही, वेरी गुड। अगर क्लोरोप्लास्ट रहेगा तो पूरा सेल हरा हरा दिखाई देगा, ग्रीन कलर का दिखाई देगा, और ग्रीन कलर के दिखने के वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ओके दिस इज अ प्लांट सेल। एनिमल सेल हरा हरा नहीं होगा बिकॉज उसमें कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपको एक झटके में समझ में आ जाएगा कि प्लांट सेल कौन सा है और एनिमल सेल कौन सा है। जरा आप देखिए, जिस प्लांट सेल का वैक्यूल का साइज कितनी बड़ी है। देखो प्लांट सेल की वैक्यूल की साइज कितनी बड़ी है। तो वैक्यूल ने इतना सारा एरिया कवर कर लिया है, तो बेचारे न्यूक्लियस को जगह मिलेगी क्या सेंटर में पहुंचने के लिए? सेंटर में आने के लिए न्यूक्लियस को जगह मिलेगी? नहीं। न्यूक्लियस एक कोने में है, देखो प्लांट सेल का। कैन यू सी दैट? न्यूक्लियस एक कोने में है, कोने में, एक एक छोटे से साइड में। देखो यहाँ पे ये पर्पल कलर का जो न्यूक्लियस है उसको कोने में ढकेला गया है। क्यों? बिकॉज वैक्यूल ने देखो इतनी सारी जगह ले ली, तो न्यूक्लियस सेंटर में आ ही नहीं पाएगा। बट आप लोग यहाँ पे एनिमल सेल का न्यूक्लियस देखो, एकदम बीचों बीच है, सेल के एकदम बीचों बीच है। क्यों? बिकॉज एनिमल सेल का वैक्यूल चिला पिला सा है। सबको समझ में आया? इंटरेस्टिंग बात पता चली? ये टेक्स्ट बुक के बाहर की बात है, ये टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ नहीं है। ठीक है। सो प्लांट सेल का जो वैक्यूल है उसका साइज बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस को एक पेरीफेरी की तरफ, एक कोने में शिफ्ट किया जाता है। एनिमल सेल का न्यूक्लियस बीचों बीच इसलिए होता है बिकॉज एनिमल सेल का वैक्यूल चिल्ला पिल्ला सा होता है। सिंपल। सो अब मेरे बच्चे बता पाएंगे प्लांट सेल कौन सा है, एनिमल सेल कौन सा है? यस। सो कुछ कुछ चीजें हम लोगों को ना कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि ओके दिस इज द प्लांट सेल, दिस इज द एनिमल सेल। इट बिकम्स वेरी इजियर फॉर अस टू फाइंड इट आउट व्हाट इज प्लांट सेल, व्हाट इज एनिमल सेल। टेक 5 minutes एंड रिवाइज दिस स्टफ जितना भी मैंने सिखाया। कम ऑन एवरीवन, ओपन योर टेक्स्ट बुक्स।
Okay, any doubts so far? Tell me in the chat box. If you have no doubt, just say you in the chat box. Come on. Very good. सो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया कि एक टिपिकल प्लांट सेल में न्यूक्लियस होता है, सॉरी प्लांट एंड एनिमल सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर पोर होते हैं। न्यूक्लियर पोर मतलब न्यूक्लियस के ऊपर पाए जाने वाले खड्डे, वो बाद में डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के वक्त, बट इतना ध्यान में रखो कि न्यूक्लियस के ऊपर छोटे 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 ओपनिंग्स होते हैं जिसको हम लोग न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप का मतलब क्या है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसी का नाम है न्यूक्लियर एनवेलप, और न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क कलर का डॉट जैसा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। उसके बाद में मैंने बताया आपको क्रोमैटिन और क्रोमोसोम के बीच का डिफरेंस क्या होता है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया दोनों प्लांट और एनिमल सेल में होगा बिकॉज ये दोनों यूकैरियोटिक सेल है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि जो वैक्यूल्स है उसकी साइजेस के हिसाब से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं प्लांट सेल कौन सा है, एनिमल सेल कौन सा है। प्लांट सेल का वैक्यूल बड़ा होता है, एनिमल सेल का वैक्यूल छोटा होता है। फिर मैंने आपको यहां तक बताने के बाद में आपको बोला रिवीजन कीजिए। यहां तक किसी को भी कुछ भी डाउट नहीं है ना? फेयर इनफ। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। The next important part which I'm going to talk about is called as cell wall. Very important, right? This is very important. दोनों तुम्हारे प्लांट सेल, yes ईशा, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, यू कैन रीजॉइन। दोनों प्लांट और एनिमल सेल जो है वो टिपिकल यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है? ये दोनों के दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल यूकैरियोटिक सेल है। इसके पीछे का रीजन क्या है जरा बता देना। Why plant and animal cell is a typical eukaryotic cell? जल्दी से जल्दी बता दो चैट बॉक्स में, कम ऑन। यस चुन्नू मुन्नूज, जो सिखाई हुई बातें हैं वही पूछी जा रही है बच्चों लोग। यस, प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियस, वेरी गुड श्वेता, क्योंकि दोनों के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दोनों के अंदर न्यूक्लियस के साथ साथ सेल ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट है। तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी पैरेटस या फिर जो भी बाकी के सारे जो ऑर्गेनल्स है ये सारे के सारे अवेलेबल है। दैट इज व्हाई प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर कॉल्ड एज टिपिकल यूकैरियोटिक सेल ना। अब इनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस है, भले दोनों प्लांट और एनिमल सेल यूकैरियोटिक सेल है बट डिफरेंस तो होगा ना, क्योंकि एक प्लांट सेल है और एक एनिमल सेल है। यस ना। इमेजिन करो कि ये प्लांट सेल के पास में एक एक्स्ट्रा कवरिंग है जिसका नाम है सेल वॉल, ठीक है? ये सेल वॉल है। क्या मैंने एनिमल सेल के यहाँ पे कहीं पे भी सेल वॉल को लेबल किया हुआ है? जरा देखना और बताना। एनिमल सेल के डायग्राम में कहीं पे भी सेल वॉल का मेंशन है क्या? जरा बताना। नहीं है। इसका मतलब एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होता है। इसका मतलब क्या है सिंपल भाषा में कि एनिमल सेल में देयर इज नो सेल वॉल, देयर इज नो सेल वॉल, ठीक है? एनिमल सेल डज नॉट हैव अ सेल वॉल एंड प्लांट सेल हैव अ सेल वॉल। अब ऐसा भेदभाव क्यों किया है नेचर ने कि प्लांट सेल के पास में सेल वॉल है, एनिमल सेल के पास में सेल वॉल नहीं है? ऐसा भेदभाव इसीलिए किया हुआ है। क्या आपने कभी प्लांट्स को देखा है? प्लांट्स जो है वो अपने ग्राउंड को, अपने रूट्स को एकदम जमा के रखते हैं एक सॉइल के अंदर और कहीं पे भी नहीं जाते। क्या आपने देखा है कभी आपके घर के सामने वाला जो आम का पेड़ है वो कल डोंबिवली घूमने गया, या इमेजिन करो कि वो कन्याकुमारी तक जाके आ गया हॉलीडे मनाकर? कभी देखा है ऐसे? नहीं ना, प्लांट्स एक ही जगह पे होते हैं। इट डजंट मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। मतलब आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी आ जाए, नेचुरल कैलामिटीज में से कुछ भी आ जाए, या बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाए, या फिर बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, या फिर बाहर बहुत ज्यादा धूप पड़ी हुई है, यस ये सारे कंडीशंस में, मतलब धूप हो, छांव हो, कुछ भी हो, तुम्हारे पेड़ अपना रास्ता, अपना जगह कहीं पे भी चेंज नहीं करते हैं। दे विल स्टैंड स्टिल, और वो वहीं पे खड़े रहेंगे, वो कहीं पे भी नहीं जाएंगे। तो बेचारे प्लांट्स को इतना सारी चीजें सहन करनी होती है, बट हम एनिमल्स को देखो, यस हमने देखा होगा ना, अरे इथे किती गरम होतं यार, अपन जाऊया का वेकेशनला? ऐसे होता है ना डिस्कशन हमारे घरों में, बहुत गर्म हो रहा है या बहुत गर्म हो रहा है, चलो जाते हैं मनाली वनाली ऐसे घूम के आ जाते हैं। यस, कश्मीर जाके आते हैं। अभी अभी पैंडेमिक है तो हम लोग इतना सोचते नहीं है, मतलब इतना सोचते हैं और फिर जाते नहीं है, बट
जब पैंडेमिक वाला सिचुएशन नहीं था, चलो मनाली, चलो गोवा, चलो इधर, चलो उधर। मतलब क्या है कि एनिमल्स को यहां से वहां मूव करने के लिए रास्ता है या फिर जा सकते हैं, बिकॉज उनके पास में वो फैसिलिटी अवेलेबल है। तो मतलब क्या है कि एनिमल्स बाहर का जो हार्श एनवायरनमेंट है उसको एस्केप कर सकते हैं, तो उसके सेल्स प्रोटेक्टेड रहेंगे ना एनिमल्स के। अगर वो एस्केप कर लेंगे हार्मफुल सिचुएशंस को, हार्मफुल सिचुएशंस को बेसिकली, तो वो अपने सेल्स को प्रोटेक्टेड रख सकता है, यस और नो। बट प्लांट्स के पास में ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम बेचारे प्लांट्स कुछ भी हो जाए उधर ही है, उधर ही है, जन्म से लेके मरने तक बेचारे उधर ही खड़े रहते हैं। इसीलिए प्लांट्स को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग की जरूरत है, और जिसका नाम है सेल वॉल। सबके दिमाग में चमचम चमका ये चीज? आज तक पता नहीं चला रहेगा ना कि प्लांट्स को ऐसा क्यों सेल वॉल वेल वॉल दिया है, एनिमल्स को सेल वॉल नहीं है, भेदभाव है, भेदभाव है ना? ऐसा लगा रहेगा आप लोगों को बहुत बार कि ये क्या है, प्लांट्स के पास सेल वॉल है, एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं है। ऐसा इसलिए है बच्चे लोग, बिकॉज प्लांट्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत लगती है, बिकॉज प्लांट्स कैन नॉट मूव, एनिमल्स कैन मूव एंड एस्केप द हार्श एनवायरनमेंट। डन। चलो, इसी के साथ में सेल वॉल भी पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक जो ऑर्गेनल है जिसका नाम है लाइसोसोम। ये लाइसोसोम तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होने वाला है, ठीक है? लाइसोसोम इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। प्लांट सेल में भी होता है, बट उसका नाम है लाइटिक वेसिकल्स, ऐसा लाइटिक वैक्यूल्स, ऐसा कुछ तो एक नाम है, मैं बाद में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, इतना डिटेल में मत समझो। बट लाइसोसोम दोनों प्लांट और एनिमल सेल में होता है। गोल्जी अपैरेटस, ये दोनों प्लांट्स और एनिमल्स में है, ये मैं बताऊंगा, ये मैं जरूर बताऊंगा जब मैं आप लोगों को आगे की जर्नी में लेके जाऊंगा इस चैप्टर में। तब आपको मैं जरूर बताने वाला हूं कि गोल्जी अपैरेटस क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो नाम कौन से हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उन दोनों का काम धंधा क्या है, गोल्जी अपैरेटस का काम धंधा क्या है, सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर, डायमंड क्लियर करवा के छोड़ने वाला हूं मैं, ठीक है? नेक्स्ट वी मूव ऑन टू समथिंग कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। बच्चा पार्टी, सेल मेम्ब्रेन की ये जो पार्ट है ना, ये दोनों प्लांट और तुम्हारे एनिमल सेल में होना चाहिए। भले यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हुआ हो, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम ही होता है सेल मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन जो है, ये दोनों प्लांट्स और एनिमल सेल में होना चाहिए, ठीक है? क्यों? बिकॉज सेल है तो सेल की बाउंड्री तो होगी। यस, अगर वो सेल है तो सेल की उसकी बाउंड्री तो होनी चाहिए ना, सेल ऐसा फैल नहीं सकता है हर जगह पे। सो सेल मेम्ब्रेन जो है वो उसकी बाउंड्री है। फाइन। साइटोप्लाज्म ये वाला जो हिस्सा है, ये दोनों प्लांट्स और एनिमल सेल में होना चाहिए। साइटोप्लाज्म, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में साइटोप्लाज्म के बारे में एक चीज बताई थी ना, एक इक्वेशन बताया था, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। हैव आई टॉक्ड अबाउट दिस? इक्वेशंस बताया था, P is equals to C plus N, N is equals to P minus C, C is equals to P minus N. Yes, ये मैंने इक्वेशंस आप लोगों को बताई थी, और आप लोगों ने शायद से आपके नोटबुक में भी इस चीज को नोट डाउन किया हुआ है। वेरी गुड, ठीक है? इट्स गुड टू सी दैट एवरीबॉडी इज रिमेम्बरिंग वॉट एवर आई हैव टॉट। फाइन। सो नेक्स्ट हम लोग को जो पढ़ना है, एक और एक डिफरेंस हमको पढ़ना है, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फाइन। सबसे पहली बात आपको क्या पढ़ना है इस पूरे टॉपिक में, आपको इसमें प्लांट और एनिमल सेल को सेपरेटली नहीं पढ़ना है, बिकॉज दोनों के अंदर बहुत सी चीजें जो है वो सिमिलर है एक्सेप्ट 2 और 3 थिंग्स। फाइन। सो हम लोग सेपरेटली प्लांट और एनिमल सेल को नहीं पढ़ेंगे, उसके सेल ऑर्गेनल्स को नहीं पढ़ेंगे, बट एक एक चीज को हम लोग आगे आगे डिस्कस करते जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और चीज जो तुम्हारे सिर्फ प्लांट सेल के पास में होती है और एनिमल सेल के पास में नहीं होती, जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, आपने कभी देखा किसी ह्यूमंस को हरा हरा, एक्सेप्ट हल्क इन द एनिमेशन मूवीज? यस, हैव यू सीन, कोई कोई बच्चा हरा हरा पैदा हुआ है? ठीक है, फिर बच्चे का नाम भी होता है ना, हरिया वरिया ऐसा कुछ तो नहीं ना? इसका मतलब क्या है, हम लोग इतने हरे हरे पैदा क्यों नहीं होते हैं, फिर हम लोग हरे हरे क्यों नहीं होते हैं? जस्ट बिकॉज हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनल जिसमें क्लोरोफिल होता है। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं।
क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनल जिसमें क्लोरोफिल होता है और ये क्लोरोफिल तुम्हारा फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। मतलब इन शॉर्ट मैं क्या बोलूंगा, क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में मदद कर सकता है। समझ में आया चुन्नु मुन्नुस? फोटोसिंथेसिस मतलब क्या? फोटो निकालने वाली प्रोसेस। यस, इज इट अ न्यू प्रोसेस टू क्लिक सेल्फीज? व्हाट इज फोटोसिंथेसिस गाइस, कम ऑन। पढ़ा था ना आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड्स में, कम ऑन बता दो, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? यस, द प्रोसेस, रूपम ने लिखा है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, the process in which plants makes the food, own food with the help of sunlight, water and carbon dioxide। ये तीन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और तीनों चीजों को इस्तेमाल करके प्लांट क्या बनाते हैं, अपना खुद का फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनल कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। सो ये ऑर्गेनल तुम्हारे प्लांट सेल के पास में होता है और एनिमल सेल के पास में नहीं होता है। दैट इज व्हाई plants are autotrophic organisms and animals are heterotrophic organism। मतलब plants अपना खाना खुद बना सकता है, animals अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। Is that clear चुन्नु मुन्नुस? Drop some hearts in the chat box, come on everyone। यस, सो बहुत सारी चीजों का डिस्कशन हो चुका है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमैटिन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। इधर थोड़ा सा कुछ चीजें हैं क्या? यस, सेंट्रियोल्स। यस, सेंट्रियोल्स बाकी है, सेंट्रियोल्स का डिस्कशन करते हैं। आपने कभी 10th स्टैंडर्ड में माइटोसिस और मियोसिस नाम की प्रोसेस पढ़ी हुई है? डेफिनेटली पढ़ी होगी। यस, उसमें होता क्या, जरा बता दो। What happens in mitosis, what happens in meiosis? Come on, what is this mitosis and meiosis? ये पहले बताओ। It is a form of what? Okay, ये तुम्हारे सेल डिविजन के दोनों टाइप्स हैं, माइटोसिस और मियोसिस। ये दोनों क्या है? ये सेल डिविजन के टाइप्स हैं। मतलब जब भी कभी सेल डिवाइड होते हैं, ठीक है, जब भी कभी सेल डिवाइड होते हैं, उसके क्रोमोसोम्स भी तो डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, मैं एक सिंपल छोटा सा एग्जांपल दे दूं आपको, माइटोसिस और मियोसिस में ना कभी कभी गड़बड़ ही नहीं होगी। ये चैप्टर मेरे हिसाब से रवीना मैम सिखाने वाली हैं। यस, दिस चैप्टर विल बी टॉट बाय रवीना मैम। इफ शी हैज कंप्लीटेड, लेट मी नो। कंप्लीटेड है क्या ये चैप्टर, माइटोसिस मियोसिस वाला, सेल डिवीजन? नहीं किया है? हाँ, तो वो जरूर चालू करेंगी और कंप्लीट भी करेंगी। सो रवीना मैम के लेक्चर में ना ये वाला क्या बोलते हैं, आप लोगों को आंसर देने में बहुत इजी हो जाएगा। मैं अभी आपको जो लॉजिक बता रहा हूँ उस हिसाब से ध्यान से सुनिए। अगर मेरे हाथ में एक क्वेश्चन पेपर है, ओके, मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर है और मेरे सामने मेरे दो होनहार स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, और उन दोनों को टेस्ट देना है। मेरे हाथ में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पेपर है, तो मैं उन दोनों को कैसे दे सकता हूँ? क्या मैं फाड़ के दे दूं बीच से? बीच से टेयर करके दे दूं? 20 क्वेश्चन है मेरे पास में, तो 10 एक के पास में चलेंगे और 10 दूसरे के पास में चलेंगे। ऐसा कर दूं, चलेगा? नहीं चलेगा। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक फोटोकॉपीज, जेरोक्स। जेरोक्स ले सकता हूँ ना मैं, जेरोक्स ले सकता हूँ या फिर प्रिंट आउट ले सकता हूँ अगर मेरे पास में प्रिंटर रहेगा तो। मतलब क्या है कि मुझे चाहिए कि मेरे दोनों बच्चों को इक्वल इक्वल इंफॉर्मेशन मिले उस क्वेश्चन पेपर की। ऐसा नहीं कि एक को आधा क्वेश्चन पेपर मिले, दूसरे को आधा क्वेश्चन पेपर मिले। इससे कुछ फायदा नहीं होगा ना, क्वेश्चन पेपर उनको सॉल्व करने में मुश्किल हो जाएगी। यस और नो? सो मतलब माइटोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जब सेल डिवाइड होता है तब वो जो दोनों बच्चे बनते हैं, दोनों डॉटर सेल्स जो बनते हैं, उसमें इक्वल इक्वल क्रोमोसोम्स होंगे। मतलब अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पे, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, ये देखो, जस्ट अ मिनट, ये एक सेल है, ऐसा बना रहा हूं मैं, एक सेल है और इसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स है जो कि ह्यूमंस में होते हैं। ह्यूमंस के एक सेल, एक सोमैटिक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर ये सेल डिवाइड करना चाहता है माइटोसिस से, तो वो क्या करेगा, जो दो सेल्स बनाएगा,
जो दो सेल्स बनाएगा उन दोनों सेल्स में भी उसके मदर क्रोमोस उसके उसके पेरेंट की तरह ही 46 क्रोमोसोम्स रहेंगे, मतलब इक्वल इक्वल चला गया, जैसे कि मैंने क्वेश्चन पेपर बांटा था। यस और नो, यस और नो, वेरी गुड। अब मैं आपको मियोसिस की कहानी बताता हूं, छोटा सा कहानी है, ठीक है। अगर मेरे हाथ में पर्क का चॉकलेट है, इमेजिन करो मेरे हाथ में पर्क का चॉकलेट है, लंबा सा पर्क चॉकलेट है, और मेरे सामने मेरे दो छोटे छोटे कजिन बैठे हुए हैं जो कि कुछ जूनियर सीनियर केजी के हैं, फाइन, मेरे दो कजिन बैठे हुए हैं। तो अगर मुझे उनको उनको वो पर्क का चॉकलेट देना है, मेरे पास एक ही पर्क का चॉकलेट है, तो मैं क्या करूंगा? व्हाट विल आई डू? मैं एग्जैक्टली exactly उसको हाफ में डिवाइड करूंगा, राइट, राइट, और ऐसा हाफ में डिवाइड करूंगा कि किसी को भी ज्यादा ना मिले, किसी को भी कम ना मिले। यस और नो? नहीं तो फिर वो झगड़ा हो जाएगा, देख तेरा बड़ा है मेरा छोटा है ना। सो मतलब क्या है, मियोसिस भी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोम्स जो है ना वो आधे आधे चले जाते हैं। कैसे बताता हूं। अगर मान के चलो कि ये सेल है जिसके पास में, ह्यूमन का सेल है जिसके पास में 46 क्रोमोसोम्स है, और अगर वो डिवाइड करना चाहता है मियोसिस नाम की प्रोसेस से, तो उसके क्रोमोसोम्स दोनों सेल्स में कैसे डिवाइड हो जाएंगे? 23 and 23. Is it half of 46? Come on, tell me. Is it half of 46? Come on, tell me. Everyone. 23 is the half of 46. Maths वाले बच्चे, come on. Very good. मतलब क्या है कि अगर मैं सेल्स को माइटोसिस से डिवाइड करता हूं तो सेल में इक्वल इक्वल क्रोमोसोम्स जाएंगे। अगर मैं मियोसिस से सेल को डिवाइड करता हूं तो उसमें हाफ हाफ क्रोमोसोम्स जाएंगे। सबके दिमाग की बत्ती जली? जली ना सबकी? वेरी गुड। ध्यान से सुनो। अब मैं बार बार जो बोल रहा हूँ कि क्रोमोसोम डिवाइड होंगे सेल्स में, चाहे वो इक्वल डिविजन्स करेंगे या फिर वो हाफ हाफ रिडक्शनल डिवीजन करेंगे, बट ये डिवाइड होंगे तो इसको भेजेगा कौन? क्या वहां पे कोई ट्रैफिक हवलदार है सेल के अंदर? भाई साहब आप यहाँ से चाहिए, आप वहां से जाइए? नहीं ना। वहां पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है सेंट्रियोल्स। क्या स्ट्रक्चर है बच्चों लोग? सेंट्रियोल्स। वो सेंट्रियोल्स में से ना कुछ धागे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जो तुम्हारे क्रोमोसोम्स को चिपकेंगे और उनको खींच के अलग भी कर देंगे। समझ में आया? तो मैं क्या बोल रहा हूं, सेंट्रियोल एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसमें से धागे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स निकलेंगे जिसको हम लोग स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं। कभी सुना है आप लोगों ने इसके बारे में, स्पिंडल फाइबर्स, स्पिंडल अपैरेटस या फिर स्पिंडल फाइबर्स, ऐसा कभी नाम सुना है? तो ये स्पिंडल फाइबर्स मतलब क्या है? ये धागे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स है जो सेंट्रियोल्स में से बाहर निकलेंगे, तुम्हारे क्रोमोसोम्स को चिपकेंगे, और वो धागे ना ऐसे खींच के तुम्हारे क्रोमोसोम्स को दो सेल्स में डिवाइड कर लेंगे। डन 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 डन। चाहे वो माइटोसिस वाली प्रोसेस रहे, चाहे वो मियोसिस वाली प्रोसेस रहे, आपके सेंट्रियोल्स क्या बनाएंगे? स्पिंडल फाइबर्स बनाएंगे, ताकि वो क्रोमोसोम्स को चिपके और उनको अलग कर सके। इज दैट क्लियर? ड्रॉप सम हार्ट्स इन द चैट बॉक्स, कम ऑन। वेरी गुड। अब ना रवीना मैम को एकदम सरप्राइज कर देना आपकी माइटोसिस और मियोसिस के नॉलेज को लेकर। यस, शी विल बी वेरी हैप्पी टू सी कि अरे वाह, बच्चों को माइटोसिस मियोसिस मुंह जबानी याद है। माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, चलिए। अब ये जो मैं तुम लोग को इतना महान राम कथा बता रहा था वो किसके लिए बता रहा था? बिकॉज सेंट्रियोल्स के बारे में डिस्कस करना था। बड़ा सेंट्रियोल, सेंट्रियोल एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो तुम्हारा स्पिंडल फाइबर्स बनाएगा। ये सेंट्रियोल तुम्हारे प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है, बट फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारा एनिमल सेल का जो सेंट्रियोल है वो एक सेंट्रोसोम के अंदर बंद है, वो एक सेंट्रोसोम के अंदर होगा। आई रिपीट, एनिमल सेल का जो सेंट्रियोल है, एनिमल सेल के अंदर जो सेंट्रियोल है वो एक सेंट्रोसोम वाले स्ट्रक्चर में बंद होगा, ठीक है। बट प्लांट सेल का जो सेंट्रियोल है उसमें कोई सेंट्रोसोम वेंट्रोसोम नहीं होने वाला। डन, अंडरस्टूड। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। सेंट्रियोल प्लांट और एनिमल्स दोनों सेल में होगा,
बट एनिमल सेल का सेंट्रियोल सेंट्रोसोम नाम के स्ट्रक्चर में बंद रहेगा। जब भी कभी सेल डिवीजन होगा तो सेंट्रोसोम डुप्लीकेट होंगे, उसके साथ में सेंट्रियोल्स भी डुप्लीकेट हो जाएंगे। डन, अंडरस्टूड यो? वेरी वेरी गुड, आगे चलते हैं। ठीक है, सो आई होप सो आपको ये स्लाइड में कुछ भी डाउट्स नहीं है। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेल वॉल। ठीक है, अभी से हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? अभी से हम लोग एकदम डिटेल में सेल के पार्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब मुझे जरा बता दो, हम अगर सेल वॉल का डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं प्लांट सेल की बात कर रहा हूं या एनिमल सेल की बात कर रहा हूं? कम ऑन एवरीवन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, प्लांट या एनिमल, कम ऑन। डेफिनेटली प्लांट्स, डेफिनेटली प्लांट्स। ये एनिमल सेल में तो होगा ही नहीं, ये एनिमल सेल में तो होगा ही नहीं है, क्योंकि हमने रीजन पढ़ा हुआ है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एकदम क्लियर कट हेडिंग दी हुई है कि सेल वॉल इन प्लांट सेल। एग्जाम में ना इसके ऊपर ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है जिसमें जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज सेल वॉल इन प्लांट सेल, या फिर सीधा पूछा जाएगा सेल वॉल। तो आपको समझना कि हम प्लांट सेल के बारे में लिखना है, सेल वॉल के बारे में लिखना है। चलो, इसी के साथ में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सेल वॉल जो है वो 3 लेयर से बना हुआ रहता है। आई रिपीट, प्लांट सेल का जो सेल वॉल है वो 3 लेयर से बना हुआ रहता है। मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। आई रिपीट, मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। अब मुझे जरा बता दीजिए, इतने सारे 3-3 लेयर्स की काय की जरूरत है? क्यों जरूरत है? वहां पे एक लेयर से काम नहीं चल जाता था? व्हाई, व्हाई इतने 3-3 लेयर्स? लॉजिक लगा और बता दीजिए। वेरी गुड सलोनी, वेरी गुड श्रेया। फॉर प्रोटेक्शन, फॉर व्हाट? फॉर प्रोटेक्शन पर्पस, फॉर प्रोटेक्शन पर्पस के लिए, प्लांट सेल्स की प्रोटेक्शन के लिए इतने 3-3 लेयर्स मोटा तुम्हारा क्या है? सेल वॉल है। समझ में आया? सो मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। अब एक चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए बच्चे लोग। आपने कभी भी आपका जो प्लांट का सेल का डायग्राम देखा होगा ना, वो कभी भी इकलौता सेल नहीं होगा वहां पे, मतलब ऐसा एक एक सेल। बट जब एनिमल सेल का डायग्राम होता है तब हम लोग कैसे बनाते हैं? एक सेल बना के छोड़ देते हैं ऐसे। बट प्लांट सेल का जब डायग्राम होता है तो उसके बाजू में ना ऐसे बहुत सारे सेल्स बने हुए रहते हैं। आपने देखा हुआ है? मतलब एक सेल के आजू बाजू में उसके भाई बहन चिपके हुए उसके साथ में, कभी देखा हुआ है ऐसे? ऐसा क्यों होता है पता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज प्लांट सेल कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर सकता है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। वो अपनी दीवारें जो हैं वो बाजू वाले सेल के साथ में शेयर करता है। जो सेल वॉल है उसका, वो बाजू वाले सेल के साथ में शेयर करता है। इमेजिन करो कि हम लोग एक बिल्डिंग में रह रहे हैं, मतलब हम लोग रहते हैं ऑब्वियसली, बट अगर कोई मेरा बाजू वाला है तो मेरे बाजू वाला और मैं एक कॉमन दीवार शेयर करता हूँ कि नहीं करता हूँ? बाजू वाले के घर के और मेरे घर की एक कॉमन दीवार होगी, मतलब यहाँ पे मैं ठक 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 और बाजू वाले को सुनाई देगा। क्यों? बिकॉज दीवार इज वेरी कॉमन। यस और नो? उसी तरीके का तुम्हारा प्लांट सेल भी होगा कि सेल्स में सेल कॉमनली करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, सो मैं क्या बोल रहा था? आवाज आ रही है सबको? ड्रॉप सम हार्ट्स इन द चैट बॉक्स इफ माय वॉइस इज वेरी ऑडिबल टू यू।
वेरी गुड। सो मैं क्या बोल रहा था कि तुम्हारा जो प्लांट का सेल है और एनिमल का जो सेल है, इसमें डिफरेंस क्या है? एनिमल सेल एकदम कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, बट प्लांट सेल्स को आप लोग देखो, यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम में आप लोग देख लीजिए, प्रूव हो जाएगा। ये एक प्लांट का सेल है और ये दूसरा प्लांट का सेल है। देखो दोनों ने क्या किया हुआ है, कॉमन दीवार शेयर की हुई है, कॉमन। दिस इज द कॉमन वॉल, कॉमन दीवार। देख पा रहे हो आप लोग? ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। प्लांट सेल का जो सेल वॉल है वो बना हुआ है 3 लेयर से, जैसे कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। क्या क्या नाम है लेयर्स का? मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल। ठीक है, इन तीनों लेयर्स में से सबसे पहला लेयर जो बनता है ना सेल डिवीजन के दौरान, ठीक है, जब सेल डिवाइड होता रहता है, तब सेल डिवीजन के दौरान जब पहला लेयर बनता है, दैट इज कॉल्ड एज मिडल लैमेला। ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू का फेवरेट क्वेश्चन है। विच इज द फर्स्ट लेयर फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन? यस, कौन सा लेयर बनता है प्लांट सेल वॉल का? मिडल लैमेला, आपको याद रखना है। सेल डिवीजन के वक्त कौन सा वाला लेयर बनने वाला है प्लांट सेल का? प्लांट सेल वॉल का कौन सा वाला लेयर बनेगा? मिडल लैमेला। आपको ये चीज प्लीज याद रखनी है, बिकॉज आपको एग्जाम में ये एमसीक्यू में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो मिडल लैमेला इज द फर्स्ट फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल वॉल। फाइन, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? इट इज थिन, इट लाइज बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। एडजेसेंट मतलब क्या? आजू बाजू वाले सेल्स। ठीक है, ये एक सेल था नंबर 1, ये दूसरा सेल था नंबर 2। तो मिडल लैमेला किधर है? दोनों सेल्स के बीचों बीच है, देखो यहाँ पे, ये वाला, दिस इज द मिडल लैमेला। ठीक है, मिडल लैमेला है ये, मिडल। सो वापस से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मिडल लैमेला ये सबसे पहली सेल वॉल की स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, सेल वॉल में सबसे पहला चीज जो बनने वाला दैट इज कॉल्ड एज मिडल लैमेला, और ये दोनों तुम्हारे एडजेसेंट सेल्स के बीचों बीच होगा। नाउ इट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम सेल प्लेट ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। एक सेल प्लेट करके कुछ चीज बनती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, सेल प्लेट करके कुछ एक चीज बनती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का जब डिवीजन होता है तब सेल प्लेट करके एक चीज बनती है, जो आपको रवीना मैम सिखाने वाली, व्हाट इज साइटोकाइनेसिस, व्हाट साइटोकाइनेसिस, तभी आपको पता चलेगा व्हाट इज सेल प्लेट। ठीक है, अब ये सेल प्लेट जो है वो तुम्हारी क्या बनाने वाली है? मिडल लैमेला बनाने वाली है। वापस से एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। मिडल लैमेला ये सबसे पहली चीज बनती है तुम्हारे सेल वॉल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल के अंदर सबसे पहली चीज क्या बनती है? मिडल लैमेला। और ये बनती किससे है? ये बनती है तुम्हारे सेल प्लेट से। किससे बनती है गाइस? ये बनती है तुम्हारी सेल प्लेट से। ये सेल प्लेट से जब बनेगी तो वो किसके टाइम पे बनेगी? साइटोकाइनेसिस के टाइम पे। इतना सबको समझ में आया? साइटोकाइनेसिस मतलब एक साइटोप्लाज्म की डिवीजन वाली प्रोसेस है। ठीक है, सेल डिवीजन में जब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है उसको हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। उस दौरान एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है सेल प्लेट, और उसी सेल प्लेट से क्या बनेगा? मिडल लैमेला। सो साइटोकाइनेसिस के टाइम पे सेल प्लेट बनेगी, सेल प्लेट के थ्रू क्या बनने वाला? मिडल लैमेला। डन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो तुम्हारा मिडल लैमेला है वो किस केमिकल से बना हुआ है, वो किस कंपाउंड से बना हुआ है, इसका डिस्कशन करते हैं। लेट्स इमेजिन, लेट्स अंडरस्टैंड, सॉरी। इट इज मेनली मेड अप ऑफ पेक्टिन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। ये केमिकल्स के नाम आपको किस में याद रखने हैं? जब आप ये लिखते हो ना, आंसर्स जब लिखते हो, आंसर्स जब फॉर्म करते हो नोट्स में, तब आपको ये चीजें याद रखनी है कि तुम्हारा मिडल लैमेला कौन सी चीज से बना हुआ है। वो पेक्टिन से बना हुआ रहता है, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बना हुआ रहता है। ये कंपाउंड्स है और ये कंपाउंड से बना हुआ है। फाइन, नेक्स्ट। ये तुम लोगों ने कभी देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी कभी आप लोग घर में फ्रूट्स लाते हो और फ्रूट बास्केट में वो फ्रूट पड़ा हुआ है, फाइन, फ्रूट बास्केट में वो फ्रूट पड़ा हुआ है, तो कुछ टाइम के बाद में क्या आपने कभी देखा है कि वो फ्रूट जो है वो थोड़ा नरम नरम हो जाता है, वो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है? इफ यू डोंट ईट दैट फ्रूट, it will turn naram, it will turn soft. Why?
इसके पीछे का रीजन यही है कि प्लांट के सेल के अंदर एक एंजाइम होता है जो तुम्हारा पेक्टिन को डिसॉल्व करता है। आई रिपीट, प्लांट के सेल के अंदर, ठीक है, प्लांट के सेल के अंदर एक एंजाइम होता है जो पेक्टिन को डिसॉल्व करता है। अब इसका मतलब क्या है? पेक्टिन मतलब क्या है? पेक्टिन से क्या बना हुआ है गाइस? मिडल लैमेला। पेक्टिन से क्या बना है गाइस? मिडल लैमेला। अगर मैं पेक्टिन को डिसॉल्व कर दूंगा तो क्या मिडल लैमेला रहेगा जिंदा, या फिर मिडल लैमेला वहां पे अस्तित्व में रहेगा? नहीं। सिंपल। तो प्लांट सेल के अंदर जो एंजाइम है, पेक्टिनेज जिसका नाम है, पेक्टिनेज नाम का एंजाइम है, ये पेक्टिनेज क्या करने वाला है? मिडल लैमेला को डिसॉल्व कर देगा। क्यों? बिकॉज पेक्टिनेज जो है वो पेक्टिन को डिसॉल्व करता है, और मिडल लैमेला किससे बना हुआ है? पेक्टिन से बना हुआ है। मिडल लैमेला इज मेड अप ऑफ पेक्टिन, और इस पेक्टिन को डिसॉल्व करने के लिए हमारे प्लांट सेल के अंदर रेडीमेड एंजाइम अवेलेबल, जिसका नाम है पेक्टिनेज। तो वो क्या करेगा? पेक्टिनेज एंजाइम को रिलीज कर देगा, और पेक्टिन वाला जो मिडल लैमेला है, पेक्टिन से बना हुआ जो मिडल लैमेला, उसको डिसॉल्व कर देगा। और वो डिसॉल्व होने की वजह से हमारा पूरा का पूरा जो फ्रूट है ना, वो नरम हो जाता है। फ्रूट्स भी तो प्लांट सेल से बने हुए हैं, यस और नो? सिंपल। समझ में आया? चलिए फिर इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। मिडल लैमेला के बाद में जो सबसे पहला चीज बनने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी वॉल। दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी वॉल। और ये जो प्राइमरी वॉल है गाइस, ये तुम्हारे यंग यंग प्लांट सेल्स में होंगे। मतलब जब तुम लोगों ने देखा कभी, जब जब प्लांट ग्रो करता है तो वो छोटा सा बेबी होता है, यस, छोटा सा प्लांटलेट होता है। तो उस प्लांटलेट जो प्लांटलेट रहेगी ना, वो बहुत एकदम पतली होती है, टेंडर होती है, बहुत बहुत नाजुक होती है। क्यों पता है? बिकॉज उसमें प्राइमरी वॉल बना रहता है, उसके जो सेल्स है उसमें प्राइमरी वॉल होता है। बट जैसे वो पेड़ बन जाता है, आपने कभी देखा है, एकदम कड़क हो जाता है वो प्लांट। मतलब आप ऐसे टच करोगे तो इट वोंट बेंड। यस। सो तब बनेगा सेकेंडरी वॉल। तब बनेगा सेकेंडरी वॉल। मतलब जो जो स्ट्रेंथ है प्लांट्स को देने के लिए, वो किस वजह से आता है? वॉल्स की वजह से, दीवारों की वजह से आता है। प्राइमरी वॉल उसको ज्यादा स्टिफ नहीं बनाता, उसको ज्यादा स्ट्रेंथ वाइज स्ट्रांग नहीं बनाता है, ठीक है। बट सेकेंडरी वॉल जो उसको एकदम कड़क और स्ट्रांग बना देता है। तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों लोग? मिडल लैमेला। मिडल लैमेला के अंदर क्या आएगा? प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल के अंदर क्या आएगा? सेकेंडरी वॉल। अब आपको ऐसे लगता रहेगा कि ये जो चीजें हैं वो बाहर बाहर की तरफ जा रही है, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं तो ये हो जाएगा तुम्हारा मिडल लैमेला। ये प्लांट सेल का क्या है? मिडल लैमेला। मिडल लैमेला के अंदर के तरफ क्या बनेगा पता है? प्राइमरी वॉल। ऐसे, ऐसे प्राइमरी वॉल। आप लोग अपनी नोटबुक में बना लो ये चीज। नोटबुक में ये छोटा सा डायग्राम बना लो। प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ क्या होगा पता है? सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल। और ये तीनों दीवारें क्या कहलाएंगी? सेल वॉल इन प्लांट सेल। सबको समझ में आया? पहले मिडल लैमेला, फिर उसके अंदर की तरफ प्राइमरी वॉल, फिर उसके अंदर की तरफ सेकेंडरी वॉल। आपको डायग्रामेटिकली भी समझ में आना चाहिए, ताकि जब आप चीजों को पढ़ो तब आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है एवरीवन? चलो, अब मैं आपको ना बाजू वाले सेल का भी मिडल लैमेला बना देता हूं। ये बाजू वाला सेल है। यस यस श्वेता, आई एम गोइंग टू रिपीट दिस, वेट अ मिनट। ये मैंने बाजू वाले सेल का मिडल लैमेला बना दिया। ये मैंने बाजू वाले सेल का प्राइमरी वॉल बना दिया। ये मैंने बाजू वाले सेल का ही सेकेंडरी वॉल बना दिया। अब मुझे आप लोग चैट बॉक्स में ये बता दीजिए कि कौन सा वाला पार्ट ज्यादातर शेयर हो रहा है इसमें, मिडल, प्राइमरी वॉल या सेकेंडरी वॉल? एकदम कॉमन है, ऑफ कोर्स मिडल लैमेला। यस और नो? यस और नो? वेरी गुड। सो देखिए, वापस से एक बार बताता हूं मैं। मिडल लैमेला के अंदर की तरफ आएगा प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ आएगा सेकेंडरी वॉल, ठीक है। सो अब ये प्राइमरी वॉल है, ये मिडल लैमेला के ठीक अंदर की तरफ बनने वाला है,
और वो प्राइमरी वॉल जो है वो तुम्हारे प्लांट सेल को एक छोटा सा स्ट्रेंथ देगा, थोड़ा बहुत जो स्ट्रेंथ है वो देने की वो कोशिश करेगा। बट सेकेंडरी वॉल जब ग्रो होगा तब वो तुम्हारे क्या बोल सकते हैं प्लांट को बहुत ही ज्यादा ताकत देगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देगा। समझ में आएगा? मतलब जितनी हम दीवारें बनाते जाएंगे उतना स्ट्रेंथ आते जाएगा उस प्लांट के सेल वॉल को। यस और नो? सो उसी तरीके से मिडिल लैमेला, फिर प्राइमरी वॉल, फिर सेकेंडरी वॉल, और तीनों तीनों की तीनों क्या करेंगे? प्लांट के सेल को प्रोटेक्ट करेंगे। डन? अंडरस्टूड एवरीवन? वेरी गुड। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ पॉइंट्स में पढ़ते जाता हूं, आपको समझाते जाता हूं। प्राइमरी वॉल ये होता है तुम्हारे यंग प्लांट सेल के अंदर। जब तुम्हारा प्लांट बूढ़ा हो जाता है, ओल्ड हो जाता है ना, उसमें यंग प्लांट उसमें ओल्ड प्लांट सेल में तुम्हारा प्राइमरी वॉल नहीं होगा, ये तुम्हारे यंग प्लांट सेल में होगा। एमसीक्यू, इट इज केपेबल ऑफ ग्रोथ, इट इज लेड इनसाइड टू मिडिल लैमेला। मतलब ये बनाया कहां पे जाता है? मिडिल लैमेला के अंदर की तरफ। इट इज द ओनली वॉल सीन इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आपने कभी ये नाम सुना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का? यस, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर तुम लोगों को क्या दिखाई देगा? प्राइमरी वॉल दिखाई देगा। मीजोफिल, ये जो टिश्यू है ना मीजोफिल, ये तुम्हारे लीफ के अंदर होगा। पिथ जो है ना, पिथ, ये पिथ वाला जो टिश्यू है ये तुम्हारे प्लांट के स्टेम के बिल्कुल सेंटर में होगा। ठीक है, वापस से बताता हूं। प्राइमरी वॉल जो है वो यंग प्लांट सेल में होगा। ये जो प्राइमरी वॉल है ये मिडिल लैमेला के अंदर की तरफ बनाया जाएगा। फिर ये जो है ये तुम्हारे ये दीवार जो है प्राइमरी वॉल की जो दीवार है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में खास तौर पे दिखाई देगी। ये मीजोफिल, मीजोफिल मतलब लीफ का जो टिश्यू है उसमें दिखाई देगी। और पिथ, पिथ का मतलब होता है स्टेम का जो सेंटर वाला पार्ट है जिसको हम लोग पिथ बोलते हैं, उस पिथ में दिखाई देगी। एनी डाउट्स एनीवन? एनी डाउट्स एनीवन? कम ऑन। फाइन, चलिए फिर इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। अब जब प्राइमरी वॉल बन के पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, प्राइमरी वॉल बन के पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में बनता है सेकेंडरी वॉल। ठीक है, ग्रोथ ऑफ प्राइमरी वॉल स्टॉप्स, उसके बाद बनेगा सेकेंडरी वॉल। पहले प्राइमरी वॉल को बना लेने दो, जैसे बन के खत्म हो जाएगा हम लोग क्या बनाना स्टार्ट करेंगे? हमारा प्लांट सेल क्या बनाना स्टार्ट करेंगे? सेकेंडरी वॉल। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो सेकेंडरी वॉल कब बनेगा? प्राइमरी वॉल की ग्रोथ स्टॉप होने के तुरंत 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 बाद सेकेंडरी वॉल बनना शुरू हो जाएगा। और मिडिल लैमेला के अंदर की तरफ प्राइमरी वॉल है, प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ है सेकेंडरी वॉल। फाइन, ये आपको याद रखना है। फिर आपको क्या याद रखना है कि कहीं कहीं पे जो सेकेंडरी वॉल बना हुआ है ना, वहां पे आपको गड्ढे प्रेजेंट मिलेंगे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी गवर्नमेंट भी यही करती है, रास्ते तो बनाती है बट रास्ते बनाने के बाद में वो रास्ते अगर प्रॉपर बने नहीं रहेंगे तो उसमें गड्ढे रहेंगे। यस और नो? बड़े बड़े गड्ढे। और हमको फिर रोलर कोस्टर राइड मिलती है जब भी कभी हम लोग रिक्शा से या अपनी कार से या अपने बाइक से जाते हैं। यस और नो? सो उसी तरीके से ये सेकेंडरी वॉल जो है, सेकेंडरी वॉल जो है उसका थिकनिंग गायब होने की वजह से, कई कई जगह जगहों पे थिकनिंग गायब होने की वजह से वहां पे पिट्स बनेंगे। पिट्स मतलब क्या? गड्ढे। थोड़ा पिट्स, पिट्स मतलब गड्ढे। सेकेंडरी वॉल गायब होने की वजह से वहां पे थोड़ा सा गायब हो जाती है, थोड़ा सा रह जाती है बनना, तो वहां पे गड्ढे बन जाएंगे। अब ये जो गड्ढे हैं, ये जो गड्ढे हैं ना, ये क्या करने वाले हैं? ये तुम्हारा कनेक्शन मेंटेन करेंगे। कैसे? मैं आगे बताता हूं। ये देखिए, ये गड्ढा बना है यहाँ पे, ये देखिए टनल जैसा गड्ढा बना है यहाँ पे, प्लांट सेल नंबर 1 एंड प्लांट सेल नंबर 2 के बीच में ये गड्ढा है। ठीक है, इस गड्ढे का नाम क्या पता है? इस गड्ढे का नाम है प्लाज्मोडेस्माटा। इसका नाम क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। जरा समझिए मैं क्या बोलने वाला हूँ। प्लाज्मोडेस्माटा, आप लोग यहाँ पे देखिए, इधर भी एक टनल जैसा गड्ढा है, इधर भी है। क्यों ये खड्डा है? क्यों ये पिट्स हैं? बिकॉज वहां पे तुम्हारा सेल वॉल का कुछ एक हिस्सा गायब है, वहां पे तुम्हारा सेकेंडरी वॉल जो है वो बना नहीं है। दैट इज व्हाई दिस ओपनिंग इज अवेलेबल इन एवरी सेल, इन एवरी एडजेसेंट सेल दिस ओपनिंग इज प्रेजेंट एंड दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है,
कभी आपने देखा है कि आपके नेबर्स आपके घर में आते हैं और पूछते हैं कि बहन जी मेरे घर का ना चीनी खत्म हो गया है, मुझे जरा चीनी मिलेगा, मुझे चाय बना रही है, मेहमान आए हैं, कभी ऐसा हुआ है? यस, नेबर्स विल कम टू आस्क, चीनी दे दो, चाय दे दो, चावल दे दो, हमारे घर का राशन भर दो। यस और नो, मतलब बेसिकली क्या है कि दे विल कम टू यू, दे विल आस्क एंड दे विल टेक अवे एंड गो। मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सचेंज करते हैं चीजें। यस और नो, कभी हमारे पास नहीं होता तो कब हम उनसे मांग लेते हैं, कब उनके पास नहीं होता तो कभी वो हमसे मांग लेते हैं। मतलब क्या हम एक्सचेंज कर रहे हैं यहाँ पे बैठे बैठे दोनों घर के बीच में। उसी तरीके से अगर मान के चलो यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इस प्लांट सेल नंबर 2 में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, और प्लांट सेल नंबर 1 में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल खत्म हो गया, तो प्लांट सेल नंबर 1 मर जाए क्या ग्लूकोज के बिना? मर जाए? नहीं ना, हम प्लांट से अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, ग्लूकोज को हमको ट्रैवल करना पड़ेगा, बट दे कैन शेयर, राइट? वेरी गुड सलोनी, दे कैन शेयर। सो हाउ दे आर गोइंग टू शेयर? दे आर गोइंग टू शेयर विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा। डन? ये टनल से शेयर करेंगे वो लोग, ये गड्ढे से शेयर करेंगे वो लोग। डन? अंडरस्टूड एवरीवन? वेरी गुड। नाउ यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है प्लाज्मोडेस्माटा की, वापस एक बार मैं पढ़ के बताता हूँ। प्लाज्मोडेस्माटा आर साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? ये साइटोप्लाज्म के बीच के ब्रिज हैं, जो नेबरिंग सेल्स के बीच में होंगे, जिसके ऊपर गड्ढे होते हैं, और ये प्राइमरी सेल वॉल और मिडल लैमेला के बीच में होंगे, ताकि ये क्या कर सकते हैं, चीजों को एक्सचेंज कर सके। समझ में आया? प्लाज्मोडेस्माटा आर साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस बिटवीन नेबरिंग सेल्स which show pores between primary cell wall and middle lamella. Understood everyone? Each one of you. Drop some hearts in the chat box. Come on. Drop. Hearts drop. So एक काम कर लेते हैं फटाफट से, तुम्हारा पूरा का पूरा मैं क्या बोलते हैं, सेल वॉल को रिपीट करवाता हूँ। ठीक है, प्लांट सेल वॉल को मैं रिपीट करवाता हूँ, और उसके बाद में प्लाज्मोडेस्माटा थोड़ा रिपीट करेंगे, और फिर मैं 5 मिनट्स का ब्रेक देके आपको ये चीजें रिवाइज करने को बोलूंगा। फिर आपको जो भी डाउट्स है आप लोग पूछ सकते हो। फाइन, लेट्स डू दिस वंस अगेन। सेल वॉल इन प्लांट सेल, मैंने क्या क्या बोला? प्लांट सेल का जो सेल वॉल है वो 3 लेयर से बना हुआ है। मिडल लैमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल। जो मिडल लैमेला है वो एग्जैक्टली तुम्हारे दो बाजू बाजू के एडजेसेंट सेल्स जो रहेंगे, एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू वाले सेल्स, उनके बीचों बीच रहेगा। ये मिडल लैमेला जो है, ये सबसे पहला स्ट्रक्चर बनता है प्लांट के सेल वॉल में। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है मिडल लैमेला, ये बनता है तुम्हारे साइटोकाइनेसिस के दौरान। साइटोकाइनेसिस में ये जब बनता है, ये जो मिडल लैमेला है, ये जब बनेगा तो वो बनता है सेल प्लेट की मदद से। आई रिपीट, मिडल लैमेला, ये जो तुम्हारा जो स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारे एडजेसेंट सेल्स के बीच में होगा। सबसे पहला स्ट्रक्चर बनेगा तुम्हारा प्लांट सेल वॉल के अंदर, जो कि सेल प्लेट से बनता है और साइटोकाइनेसिस के दौरान बनता है। इट इज मेड अप ऑफ पेक्टिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम पेक्टेट। तुम्हारा मिडल लैमेला जब वो डिसॉल्व हो जाता है, जब कभी भी तुम्हारे प्लांट्स के सेल उसको डिसॉल्व कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ पेक्टिन डाइजेस्टिंग एंजाइम, दैट इज कॉल्ड एज पेक्टिनेज। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल में क्या होता है? प्राइमरी वॉल जो रहेगा वो तुम्हारे मिडल लैमेला के अंदर की तरफ बनेगा। ये तुम्हारे यंग प्लांट सेल्स में जनरली दिखाई देता है। ये तुम लोगों को बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेसोफिल्स और पिथ नाम के एक स्ट्रक्चर में तुम लोग को दिखाई देगा बेसिकली। और सेकेंडरी वॉल जो है, ये तुम्हारा प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ बनेगा। सेकेंडरी वॉल जो है वो तुम्हारे प्राइमरी वॉल के बन के खत्म हो जाने के बाद सेकेंडरी वॉल बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ जगहों पे तुम्हारा सेकेंडरी वॉल गायब होता है, जिस वजह से वहां पे गड्ढे बनते हैं, जिसको हम लोग पिट्स बोलते हैं। इन पिट्स को अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो उसको हम उसके अंदर हमको क्या दिखाई देगा? कनेक्शन दिखाई देगा, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज दिखाई देगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा जो है, ये तुम्हारे दोनों सेल्स के बीचों बीच होगा, प्राइमरी सेल वॉल और मिडल लैमेला के बीच के गड्ढे हैं ये। ठीक है, ये क्या काम करेंगे? ये चीजों को एक्सचेंज करने में मदद करेंगे। यहां तक किसी को भी कुछ भी डाउट्स अगर नहीं है तो जस्ट से यो इन द चैट बॉक्स, एवरीवन।